थोड़ा सा हमने आपको आपका मूड इस तरफ लाने की कोशिश की है। देखते हैं क्या है कैसा है, चलते हैं। देखिए पहले हम थोड़ा बहुत आपको बता दें फिर आगे चलते हैं। हाँ, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, जो मैन मेड है, जिनको मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, वो क्या कहलाएंगे आपके सिंथेटिक, मैन मेड। हाँ, बाकी प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर तो हम अगर कहें तो पहला इसको लिखना नहीं है, इससे सुनने का कोई काम नहीं है। पहला जो बेस्ट अरेंजमेंट किया था वो थे प्राउस्ट, लेकिन इनका अरेंजमेंट इनने सिर्फ बोल दिया, मतलब ये सो के उठे हुए इनने बोल दिया, कोई इनका लॉजिक नहीं था, कोई तर्क नहीं था। इनने कह दिया कि जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो मास है वो हाइड्रोजन का मल्टीपल होगा, हाइड्रोजन और यहाँ कोई एक इंटीजर रखा होगा, है ना। जितने भी एलिमेंट्स का मास है वो किसका इंटीजर होगा, हाइड्रोजन का मल्टीपल इंटीजर होगा आपका। मतलब ये एक है और यहाँ पर इसका मास तो एक है ना, और यहाँ पर कोई एलिमेंट है, मान लीजिए उसका कोई आपका एक इंटीजर एटॉमिक नंबर आ रहा है आपका 13, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उसका हो गया 13। मतलब जितने भी एलिमेंट का मास है, चाहे वो एक है चाहे 100 है, वो सब किसके मल्टीपल हैं, हाइड्रोजन। ना कोई तुर्क है, ना कोई तर्क है, ना कोई लॉजिक है, ना कुछ है, सो के उठे बिना चाय पिए बोल दिया, तो उसको बिना चाय पिए ही काट दिया, जे थे प्राउस्ट साहब। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, ये ऐसे ही था, इसको कोई कहीं भी इसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, किसी बुक्स में बताया नहीं जाता है, हमें आपको थोड़ा सा बताना था तो हमने बता दिया। प्राउस्ट साहब ने स्टार्ट की थी, प्राउस्ट साहब ने चलना चालू किया था, उनके पीछे पीछे आए आपके लेवोसियर। इन्होंने थोड़ी अच्छी सी बात की, इन्होंने कहा कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको उन्होंने बोल दिया मेटल, और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनको बोल दिया उनने नॉन मेटल। और बिल्कुल 100% एक्यूरेट बात है, आज भी बिल्कुल वैसे ही सत्य है जैसे उनने उस समय कही थी। ध्यान रख ले, आज के बाद आप लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स को जिस प्रकार से स्टडी किया है, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल हैव लस्टर, मेटल्स गिव रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्राइक टुगेदर, मेटल्स हैव गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब प्रॉपर्टी 9-10 तक अच्छी थी। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। अब क्या ध्यान रखना है, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन को कौन डोनेट करते हैं, मेटल, एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन गेनर। ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल वैसे ही सत्य है जैसे उस समय थी, आज भी बिल्कुल 100% एक्यूरेट बात है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तभी तो आपकी इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, क्योंकि इनमें क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन गेनर। ये मेटल नॉन मेटल को तो बता गए, लेकिन फिर बाद में बीच में बोले कुछ साइंटिस्ट कि सेमी मेटल भी तो बताओ, तो सेमी मेटल के बारे में नहीं बता पाए। तो इस थ्योरी को खारिज तो नहीं कहा गया, इतने महान साइंटिस्ट थे तो खारिज करने की किसी की हिम्मत तो नहीं पड़ी, लेकिन उसको उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला इस थ्योरी को, जितना मिलना चाहिए था उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला। लेकिन इनकी इस बात को बिल्कुल पकड़ के रखो कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। कान से सुनो, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, भविष्य में भी अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स कौन होते हैं तो मेटल, एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन गेनर। अब सेमी मेटल्स क्या होते हैं, तो सेमी मेटल्स की इनके बीच की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट किया जाता है जिन्होंने एलिमेंट को सबसे पहले एक अच्छे तरीके से अरेंज करने की कोशिश की थी, उस फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है डोवेराइनर। डोवेराइनर वो साइंटिस्ट हैं आपके जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी, और इनने तर्क और तुर्क सब कुछ देने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए, लेकिन बढ़िया प्रयास था। तो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सबसे पहले एलिमेंट। पीरियोडिसिटी क्या होती है हम बताएंगे। पीरियोडिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है किसी ग्रुप के एलिमेंट्स की, उसके बारे में हम फर्दर जब आप डिस्कस बाद में आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो आप डालिए हिस्ट्री पढ़नी है हमें, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन डालिए, आप डालिए हेडिंग, इसमें फर्स्ट पढ़ने पर जा रहे हैं हम, डालिए हेडिंग डोवेराइनर ट्रायड्स, डोवेराइनर ट्रायड्स, DOEVREINER अपोस्ट्रोफियस, डोवेराइनर ट्रायड्स, डोवेराइनर ट्रायड्स।
है ना। अब ये एक नाम है, कोई ग्रामेटिकल वर्ड तो है नहीं, तो कहीं कहीं डोबेराइनर में ये ई नहीं लिखा रहता है, सीधे लिखा रहता है DOBREINERS, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये सर ने स्पेलिंग वैसी लिखवाई थी वैसी, तो दोनों ही प्रकार की स्पेलिंग मिलती है, कहीं पर DOE लिखा रहता है, कहीं पर DOB से चालू करते हैं। तो डोबेराइनर एक साइंटिस्ट का नाम है। ट्रायड से मतलब क्या? तीन। ट्रायड से मतलब क्या? तीन नहीं, तीन साइंटिस्ट नहीं बेटा, है ना। ट्रायड्स का मतलब था तीन एलिमेंट्स। डोबेराइनर ने क्या किया? एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप में अरेंज किया, समझो बात को, है ना। तीन के ग्रुप उसमें अरेंज करने की कोशिश की, और इनने एक सफल अरेंजमेंट किया था। क्या? अच्छा, जब भी एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो उस साइंटिस्ट से सबसे पहले पूछा जाता है कि तुम बताओ तुमने किसके बेस पे अरेंज किया। तो अधिकतर साइंटिस्ट, क्या हम सभी साइंटिस्ट कह रहे, दो ही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज करते थे, या तो एटॉमिक मास के बेस पे या एटॉमिक नंबर के बेस पे। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि किस साइंटिस्ट ने एलिमेंट को किसके बेस पे अरेंज किया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, डोबेराइनर ने मास के बेस पे अरेंज किया था। ये आपके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बढ़िया सीक्वेंस से अरेंज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप में अरेंज कर रहे हैं, तो इससे इनको स्टडी करना बहुत ईजी हो जाएगा। और इनने कुछ इस प्रकार से अरेंज किया कि जो मिडिल एलिमेंट था उसका जो मास आ रहा था, एटॉमिक जो मास आ रहा था, वो इन दो एलिमेंट का क्या आ रहा था? एवरेज आ रहा था। मान लीजिए इसका मास है 6 और इसका मास भी है, आप इसका मास मान लीजिए आप है 8, तो इसका मास कितना आ रहा था? 7। देखिए, तो 8 6 कितना हो गया? 14, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो यही इनका प्रिंसिपल है। इसी की भी उन्होंने क्या कहा था, डोबेराइनर अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3 ग्रुप कॉल्ड ट्रायड। इन ईच ग्रुप द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट्स इज मीन और एवरेज ऑफ साइड 2 एलिमेंट्स। जो मिडिल एलिमेंट था उसका जो मास होता था वो किनका एवरेज होता था? साइड के 2 एलिमेंट का मास होता था। ये डोबेराइनर की कहने की, डोबेराइनर ने इस बेस पे, और इनने इसके बेस पे कुछ ट्रायड बनाए। अब यहाँ पर आके फंस गए, इन्होंने 7-8 ट्रायड बनाए, उसके बाद बाकी एलिमेंट इनके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे थे, तो इनने उतने के बाद कहा अब हमारे बस की नहीं है, हम जा रहे, अब तुम लोग आ जाओ, हमारी पीढ़ी खत्म है, अब अगली पीढ़ी आओ, उसको आगे करो। तो इनकी यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ट्रायड के बेस पे पूरे एलिमेंट को, उस समय भी, इस समय तो जितने हैं वो मैक्सिमम पता भी हमें, और आएंगे पता चल जाए, लेकिन उस समय भी जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उतने को भी वो किस में अरेंज नहीं कर पाए थे? ट्रायड में। उनकी लिमिटेशन है। अब हमें यहाँ से ध्यान क्या रखना है डोबेराइनर ट्रायड से? हमें यहाँ से पहली बात ये ध्यान रखनी है कि डोबेराइनर ट्रायड मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3, ये बात ध्यान रखनी है। और किसके बेस पे अरेंज किया था? दूसरी बात ये ध्यान रखनी, मास के बेस में। तीसरी बात रखना है इसका स्पेसिफिकेशन, जो कि है कि द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट्स इज मीन और एवरेज ऑफ साइड 2 एलिमेंट्स। ये 3 बात हमें इसकी ध्यान रखनी है। तो चलिए लिखिए इसमें डोबेराइनर arranged elements on the basis of atomic mass, आप एटॉमिक वेट भी लिख सकते थे ना, हम बता चुके हैं केमिस्ट्री के टर्म में मास और वेट में फर्क नहीं करना है, होता है मास वेट में फर्क, हम वो लिखवा भी चुके हैं। डोबेराइनर अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास इन ग्रुप ऑफ 3 फुल स्टॉप। each group at that time, अब तो इसकी बात ही नहीं होती है, each group at that time were called triads। क्लियर है? ट्रायड मतलब ग्रुप ऑफ 3।
समझ में आई बात? रटनी नहीं है, समझनी है, समझ के याद करना है। एलिमेंट्स ने किसके बेस पे अरेंज किया था? हाईलाइट कर लो पॉइंट को। किसके बेस पे अरेंज किया था? एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था। ध्यान रखिएगा एलिमेंट्स को, एटॉमिक मास के पीछे। कितने के ग्रुप में अरेंज किया था? 3 के ग्रुप में अरेंज किया था, तो इसलिए उसको क्या बोला गया? ट्रायड बोला गया। बात समझ में आई? अब अपनी भाषा में लिख सकते हैं, किसके बेस पे अरेंज किया? एटॉमिक मास। कितने में अरेंज किया? 3 में। दैट्स व्हाई कॉल्ड ट्रायड। डोबेराइनर ने किया था तो डोबेराइनर ट्रायड। अब ये तो हमने इनकी 2 फीचर्स बता दिए आपके कि इन्होंने एलिमेंट्स को मास के बेस पे अरेंज किया था ग्रुप में। अब स्पेसिफिकेशन क्या था ट्रायड का? ट्रायड की खास बात क्या थी, है ना? तो ट्रायड की खास बात ये थी, है ना, ट्रायड की खास बात ये थी, लेट कंसीडर करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेट, है ना, ट्रायड की खास बात ये थी कि अगर हम ऐसे इसको अज्यूम कर लें कि एलिमेंट ए, बी और सी है, तो जो बी का मास आएगा, मान लीजिए जो बी का मास है वो एक्स है, ठीक है ना, या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, चलिए हम इसको बी का मास मान लेते हैं, यहाँ पर इसका मास मान लेते हैं एक्स, इसका मास मान लेते हैं वाई और इसका मास ए जेड। तो ये जो बी का मास आ रहा है वो किसका एवरेज आने वाला है? आपका साइड के 2 एलिमेंट्स का। तो साइड के 2 एलिमेंट्स का मास कितना है? एक्स वाई, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो इनका मास कितना आने वाला है? इनका एवरेज कितने आने वाला? जेड। तो यहाँ से क्या हमारी बात निकल के आई, हम क्या समझ पाए कि स्पेसिफिकेशन इनके ट्रायड की खासियत ये थी कि द मास ऑफ मिडल एलिमेंट्स बर एवरेज और मीन ऑफ साइड 2 एलिमेंट्स। और जरूरी नहीं कि बिल्कुल जेड ही आ जाए, Z.1, Z.2, 0.3, अप्रॉक्सीमेट। कैसा आता था ये? अप्रोक्सीमेट आता था। अब हो एक आध का पूरा पूरा भी बिल्कुल सेट आ गया, लेकिन अधिकतर का कैसा आता था? अप्रोक्सीमेट। तो ये अपनी कॉपी में पहले हिंट लिखो कहीं पर, फिर हम लिखवाते हैं आपको बाद में ना। ऊपर की तरफ क्या लिखा रहता है पता है ना? मास। ये हमने हिंट आपको इसलिए लिखवा दी क्योंकि प्रॉपर एग्जाम्पल हम लिखवाएंगे जब, तो हो सकता है कि प्रॉपर एग्जाम्पल आपको पूरे पूरे याद ना हो, है ना, तो इसलिए हमने हिंट लिखवा दी जिससे आप हिंट ध्यान रखो। कहाँ हटे आप? सीधे सीधे क्या तो करो सर, भाग जाओ तेरे से। कहा चीज तुम्हारी सीट चेंज नहीं हो सकल बेटा। दिखाई देगा नहीं तो हमारा डिस्टर्ब करेंगे। चैलेंज सीधे सीधे वार्निंग दे रहे तुम्हारे। एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। विराट कोहली की बताई आती ना। जे ओनली फॉर हिंट, ध्यान रखिएगा कि आप इससे पकड़ सको, आप याद करने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी ना। स्पेसिफिकेशन क्या था इनके ट्रायड्स का? द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट्स इज एवरेज, और उसी को मीन बोल दो, अर्थमेटिक मीन ऑफ साइड 2 एलिमेंट्स। ये इसका स्पेसिफिकेशन था ना। तो अब उसमें है ये हमने हिंट लिखवाई है। हिंट आप कॉपी में कहीं भी अपने स्पेस में लिख सकते हो। अब हैज लगा के लिखेंगे हम, in each triad, the mass से मतलब है एटॉमिक मास, या वेट भी ले सकते हो। इन ईच ट्रायड द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट is almost average of side 2 elements. Is almost average of side 2 elements. अब डोबेराइनर की पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। हमें इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। क्या कहानी समझ में आ गई आपकी इनकी? डोबेराइनर रटना नहीं है। क्या होते हैं ना, बच्चे रटने के चक्कर में छोड़ते हैं इन चीज़ों को, यार ये सीधे हमें तो मॉडर्न पढ़नी है, इनको छोड़ साइड में। तो इसलिए रटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान देना ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड।
किसके बेस पे अरेंज किया? मास के बेस पे। ट्रायड की खासियत क्या थी कि ऑलमोस्ट जो मिडिल एलिमेंट का मास आ रहा था वो क्या आ रहा था आपका? एवरेज ऑफ साइड टू एलिमेंट्स, या लेफ्ट एंड राइट एलिमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। तो अब प्रॉपर एग्जाम्पल लिखते हैं ना इसके प्रॉपर। अब ट्रायड पूछ ली, अच्छा पता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या सीधे लिख देंगे, वो पूछेंगे विच इज डोबेराइनर ट्रायड, इसमें से कौन सा डोबेराइनर ट्रायड है? फिक्स है ना, क्योंकि सभी को ट्रायड के फॉर्म में वो अरेंज नहीं कर पाए थे, हो ही नहीं रहे थे उनके, वो परेशान हो गए। 6-7 लोग, 6-7 क्या स्पेशली 4 ही हैं आपके, 4 या 5, तो उनने उतने एलिमेंट अरेंज करे, उसके बाद वो आगे जब अरेंज करने गए तो अरेंज हो ही नहीं रहे थे उनके, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि बेस्ट, अब हम यहाँ पर अपना गिव अवे कर रहे हैं, आप लोग अपना आगे देखो और अरेंज करो, है ना। तो हम तारीफ करते हैं कि चलो एक सफल प्रयास उनने कोशिश करने की कोशिश की, जिसके कारण आगे और साइंटिस्ट आए और आज हमारे पास आखिरकार एक अच्छी खासी पीरियोडिक टेबल है जिसकी स्टडी हम कर पा रहे हैं, है ना। आप सोच लीजिए कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी इसको अरेंज करने के लिए। तो प्रॉपर एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, देखिए पहला ट्रायड है आपका लिथियम, ये वाला सबको याद कर सकते हो, ट्रायड तो याद कर लेना, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबके आपको मास याद करने की जरूरत नहीं, उनका ग्रुप याद होना चाहिए, ठीक है ना, एक ही। क्योंकि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि विच वन इज डोबेराइनर ट्रायड, या इनमें से 4 रख देंगे, कोई एक ट्रायड होगा डोबेराइनर का, वो आपको आइडेंटिफाई करने का, या पूछ लेंगे विच इज नॉट डोबेराइनर ट्रायड, तो 4 में से 3 तो डोबेराइनर के ट्रायड होंगे, 4th वन नहीं, और 4th वन कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, वो हमें पता नहीं। तो देखो जैसे इसका हम मास बेस देख लें तो लिथियम का कितना होता है 7, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, 7 मास, इसका मास कितना होता है 23, और इसका मास कितना होता है 39। तो हम जो सोडियम का मास है ना, जो मास ऑफ सोडियम है, हम देखें क्या इन दोनों का एवरेज आ रहा है, तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है आपका 23। क्लियर है, सोडियम का मास कितना आ रहा है 23, जो कि किसका एवरेज आ रहा है साइड के 2। ये तो पूरा आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, लेकिन ऐसा हर बार फॉलो नहीं होता। ये कैसे निकाला समझ में आया ना, सोडियम कैसे, इन दोनों का एवरेज पकड़ा, इसका और इसका डिवाइड किया और ये 23 आ गया, है ना। तो ये मास ऑफ सोडियम आ गया आपका। सब में बेटा आता है लेकिन अप्रोक्सीमेट आता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता है ना। बन जाएगा ये। तो अब आपको याद रहेगा डोबेराइनर का ट्रायड, फर्स्ट ट्रायड याद रहेगा, ये तो बड़ा आसान। आपको हर बार मास याद करने की जरूरत नहीं है ना, एक का याद कर लो। अब आपको ट्रायड याद होनी चाहिए कि ट्रायड कौन। अच्छा ये वाला बड़ा आसानी से हो जाएगा याद, हमारे पास ट्रेके है, लीना की रब से फरियाद, है ना, तो लीना की याद हो जाएगा हमें। अब देखो कुछ तो उनकी बात में लॉजिक था, जब तो आज भी ये 3 एलिमेंट साथ में रखे हुए हैं, है ना, तो तर्क तो था, उस तर्क को समझ के आगे और कुछ लॉजिक तो था आज, है ना। दूसरा ट्रायड देखें हम इसमें, तो दूसरा कहाँ, हाँ 3, मैक्सिमम 3 नहीं, सिर्फ 3 ही होंगे, नाम ही ट्रायड है ना, तो फिक्स से 3 होंगे, है ना। नेक्स्ट देखो कैल्शियम, स्टोंटियम एंड बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम, इसका होता है आपका 40 और इसका 88 और इसका 137 होता है। 88 1 देखते हैं क्या, हर बार मास आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार कह रहे हैं आपको ट्रायड याद होने चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम, तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है, एवरेज निकालते हैं इसका। तो 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2, तो देखें 40 137 हो गया आपका 177 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 8 जा 16 बची 7, फिर 170, 2 8 जा 16 बची आपकी 1, 2 5 जा 10, कितना आ रहा है 5, तो अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, ठीक है। अब हम और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, लेकिन आपको आप उनके मास याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी याद हो जाएगा हमें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, तो ये कार स्कूटर बाप हमें ऐसे याद हो सकता है। और देखें हम तो इनका नेक्स्ट था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। मास लिखने इनके कोई ज़रूरत है नहीं, सीधे याद कर लो, अगर लिखना तो लिख देते, बन जाएगा।
चलिए ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, ये इनका नेक्स्ट था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसका नेक्स्ट देखिए, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ठीक है, कर लो कितने ट्रायड, चलिए, है ना, अच्छे से कर लीजिएगा। ये 4 बहुत फेमस और भी हैं, लेकिन हम वो जो फेमस ट्रायड थे वो हमने आपको लिखवाए हैं, ठीक है? इनमें से कम एक को तो याद कर लो मास के साथ, एग्जाम में देने के लिए थ्योरी के साथ, बाकी सीधे। अच्छा देखो कैसे याद कर सकते हो आप, ये तो हो गया हेलिना की, ये बेरिल बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, यहाँ से याद हो गया। अब इस वाले को देखते हैं हम, है ना, तो देखो फसल ब्राइट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, फसल ब्राइट, तो हमें ये याद हो जाएगा। इसके बाद ओस से टीपो, ओस से टीपो, है ना, तो देखो क्लियर आ जाए, ओस से टीपो, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। अब ये ट्रिक उसी को समझ में आ रही होगी जिसने हमारे अर्लियर लेक्चर लिए होंगे, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रही होगी तो हम आगे पढ़ाएंगे, क्लियर हो जाएंगे यार। तो ये हो गया डोबेनाइनर का ट्रायड, है ना। अब देखो इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, है ना, फेलियर नहीं कहेंगे, है ना, इतने महान साइंटिस्ट थे, फेलियर नहीं कहेंगे इनको, फेल तो हुए नहीं, डीमेरिट्स कहेंगे, कुछ लिमिटेशन थी, कुछ कमियाँ थी इनकी। तो इनकी सबसे बड़ी कमी क्या थी, दैट टाइम all the known elements were not could not arrange on the basis of triad, उनको अरेंज नहीं कर सकते थे हम, रीजन या नहीं कर सके, रीजन वो सेटिंग ही नहीं आ रही थी इनकी, है ना। इनका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी है जहाँ ये फेल हो गए थे, वो भी हम फेल तो नहीं कहेंगे, लिमिट में आ गए थे, ठीक है ना। तो लिखिए, इनमें स्टार लगा के लिखिए, लिमिटेशन लिख लीजिए या फिर इनकी डीमेरिट मान लीजिए आप, है ना। डीमेरिट कमी थी इनकी, ठीक है ना, तो डीमेरिट क्या थी, ऑल द नॉन एलिमेंट्स at that time could not arranged, हाँ लिमिटेशन बेटा इनकी कमी है, डीमेरिट है ना। आपको डीमेरिट से याद करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी समझने के लिए आपको मेन उसका थ्योरी पोर्शन याद करना है। ऑल द नॉन एलिमेंट्स एट दैट टाइम कुड नॉट अरेंज on the basis of triad, एक ही लिमिटेशन थी और एक बेस्ट लिमिटेशन बता रहे इसकी हम। ऑल द नॉन एलिमेंट्स एट दैट टाइम कुड नॉट अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायड, मतलब कुछ ही को अरेंज कर पाए थे, आप देख रहे हो है ना, बहुत ही लिमिट थे इनके। एक जो सबसे बड़ी कमी थी, इनने अपनी ही ट्रायड, जो इन्होंने ट्रायड अरेंज किए थे वो ही इनकी बात नहीं मान रहे थे। और बेस्ट एग्जाम्पल है एक इनका, जो हर जगह दिया जाता है कि ये वो ट्रायड था जो इनकी बात नहीं मान रहा था। इनके अकॉर्डिंग बीच का मास कैसा आना चाहिए था, सेम आना चाहिए, मतलब एवरेज आना चाहिए था। और इन्हीं ने एक वो ट्रायड दिया भी था कि हाँ ये एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो इनका हम ट्रायड बना रहे हैं, आप चेक करो इसका एवरेज आ रहा कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा था, तो वो कौन सा था, तो देखिए इनकी जो सेकेंड वन लिमिटेशन थी, सेकेंड वन एलिमेंट्स थी, वो ए वाली थी। देखिए जो इनका ट्रायड था, फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन का, फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन का जो इनका ट्रायड था, फ्लोरीन का मास 19, क्लोरीन का सबको पता है 35.5, ब्रोमीन का नहीं पता तो याद करो 80, ठीक है। तो अब ये जो बीच वाले का मास आना चाहिए, वो दोनों का क्या आना चाहिए, मीन आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए। चेक करते हैं क्या आता है, क्या फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर 19, ठीक है। तो ये 19 हम मास नंबर लिख रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1980 हो गया 99 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10,
देखो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। फ्लोरीन का क्लोरीन का मास कितना आ रहा है 35.5 और इनके ट्राइड के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए था 49.5। तो ये इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। इसको लिख लो। सम ट्रायड, पहले लिख लो फिर एग्जाम्पल लिखना। सम ट्रायड not follow Dove-Reiner arrangement. Some tried not follow Dove-Reiner arrangement. Some tried ऐसे लिख लो were not follow. Some tried were not follow Dove-Reiner अरेंजमेंट। अब लिख लो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम चल रहे हैं संगीत की दुनिया में, चलें कि छोड़ दें? अब हम चल रहे हैं संगीत की दुनिया में। आज तुम लोगों को सरगम सिखाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो कौन अच्छे से गाना गाता है? हाँ हाँ, तो सारे गामा पा धा नी सा सीख ले फिर चाहते। चलो तो जो स्वर संगीत जानता हो, चलो इसका सुनाओ गाना एक ठो। कंसंट्रेट होके देखना यहाँ पर। देखिए, लास्ट वी स्टडीड अबाउट डोवे-राइनर ट्रायड। डोवे-राइनर क्या कहते हैं? डोवे-राइनर अरेंज एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3, ईच ग्रुप कॉल्ड ट्रायड। इन ट्रायड द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ साइड 2 एलिमेंट्स। ये डोवे-राइनर का ट्रायड था। और डोवे-राइनर ने ट्रायड किस बेस पे बनाए थे? एटॉमिक मास के बेस पे, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखिए, अब आपका आ रहा है नेक्स्ट। न्यूलैंड थे, न्यूलैंड उनने ऑक्टेव बनाया था, ध्यान रखिएगा। अभी आप आगे पढ़ोगे जब केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ ऑक्टेट आएगा। ऑक्टेट, वो ऑक्टेट रूल है, ये ऑक्टेव है। बच्चे कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये ऑक्टेव और ऑक्टेट। वहाँ ऑक्टेट बॉन्डिंग के बेस पे है कि एलिमेंट इसलिए कंबाइन होते हैं कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकें, जिससे वो क्या हो जाए? स्टेबल। तो वो ऑक्टेट है, ऑक्टेट रूल है वो, OCTET, ऑक्टेट है वो। और ये ऑक्टेव है, OCTAVE, ऑक्टेव। तो हम यहाँ कौन सा रूल पढ़ रहे हैं? ऑक्टेव। सिंपल सा रूल है। इन्होंने एक क्या थे, म्यूजिक लवर थे, साथ में केमिस्ट थे। तो इन्होंने म्यूजिक में जो आपके टोन्स होते हैं, आपके जो साउंड होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, उन्होंने कहा कि हर 8वां स्वर पहले के जैसा होता है। सा कैसे रिपीट होता है? हर 8वें बार जाओगे तो फिर सा आ जाएगा, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर क्या? सा। कोई भी स्वर है 8वें नंबर पे वो रिपीट हो जाता है। रे भी 8वें पे रिपीट हो जाएगा आपका, है ना। तो उन्होंने कहा, उसी बेस पे उन्होंने एलिमेंट्स अरेंज किए। उन्होंने कहा कि जो हर 8वां एलिमेंट्स होता है वो अपने पहले से क्या रखता है? सिमिलैरिटीज रखता है इन प्रॉपर्टीज में, ऐसा उन्होंने बनाया। अब ये लॉजिक था उनका, तो ज़्यादा नहीं चला उनका। सिर्फ ये कितने एलिमेंट क्लासीफाई कर पाए इस बेस पे? अप टू एटॉमिक मास 40 से ज़्यादा क्लासीफाई ये नहीं कर पाए। यही इनका ड्रॉबैक्स है। लेकिन क्या है कि पढ़ा जाता है तो पढ़ा दे रहे हैं। बाकी तो आपको सबसे अच्छा अरेंजमेंट मिलेगा मेंडलीव से, ठीक है। तो हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑक्टेव। इसमें सबसे पहले लिखेंगे द ऑक्टेव इज बेस्ड अपॉन musical scale. The octave is based
अपॉन म्यूजिकल स्केल। किसके ऊपर बेस है? म्यूजिकल स्केल के बेस पे। अब इस ऑक्टेव में है क्या, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस when लाइटर एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कहाँ तक ही अरेंज कर पाए थे? अप टू एटॉमिक मास 40 तक ही, उसके बाद ये नहीं अरेंज कर पाए थे, ओनली 40 तक ही। ये आप कह सकते हो कि इनके लॉ की एक डीमेरिट भी थी, है ना। when लाइटर एलिमेंट्स up to atomic mass up to atomic mass 40 were arranged in increasing order of their atomic masses, आप वेट भी लिख सकते हो, एटॉमिक वेट्स, है ना, एटॉमिक masses, then every 8 element were so similarities in properties like musical scale। देखिए सा रे गा मा पा धा नी, और फिर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर 8वां म्यूजिकल नोट कैसा होता है? पहले के जैसा। हम यहाँ से काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें नंबर का म्यूजिकल नोट कैसा है? अब जहाँ से उसकी काउंटिंग की थी वो पहला कहलाएगा, पहले के जैसा है। कोई भी म्यूजिकल नोट होगा 8वें नंबर पे वो क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया था कि इसी म्यूजिकल स्केल के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। कहाँ तक? अप टू 40। वेल लाइटर एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक मास 40 वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देन एवरी 8 एलिमेंट्स वर सो सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज लाइक म्यूजिकल स्केल। जैसा कि किस में होता है? हमारी म्यूजिकल स्केल में। बात समझ में आ रही है? रटना नहीं है। जिस प्रकार म्यूजिकल स्केल में हर 8वां स्वर, हर 8वां जो आपका नोट है, म्यूजिक का जो नोट है, वो अपने ही पहले के जैसे हो जाता है। इसी प्रकार हर 8वां एलिमेंट्स, अभी हम बनाएंगे वो ऑर्डर, हर जो 8वां एलिमेंट्स होगा उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हो जाएंगी? पहले के जैसे ही हो जाएंगी। हम किसी भी म्यूजिकल नोट को ले लें, वो 8वें नंबर पे क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। जैसे इसको हम काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे रिपीट हो रहा। इसी प्रकार इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो जो जिस एलिमेंट से काउंट कर रहे हैं वो पहला और 8वां काउंट करके ले आएंगे। तो जो वो पहला और जो वो 8वां होगा उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हो जाएंगी?
सिमिलर हो जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या कहने का कोशिश कर रहा है? ये म्यूजिकल स्केल के बेस पे बनाया था और इन्होंने अप टू एटॉमिक मास 40 जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो कुछ ऐसा सिस्टम आया कि जो एलिमेंट फर्स्ट था और उसके बाद जब काउंटिंग की तो जो 8वां था, तो उस फर्स्ट और 1 नंबर के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो कैसी पाई गई? सिमिलर पाई गई, जिनका अरेंजमेंट था। एक लॉजिक देने की कोशिश की, हालांकि इतना सफल नहीं हुआ ये, क्योंकि लिमिट तो यही हो गई कि सिर्फ बहुत ही कम एलिमेंट्स यहाँ तक अरेंज कर पाए, है ना। ये इनकी लिमिट हो गई आपकी, और बताएंगे एक लिमिट क्या हो गई इनकी, है ना। अच्छा, ये जब इनने ये वाला जब अरेंजमेंट दिया था इनने, उस समय इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, है ना। सिर्फ 17 तक ही हुई थी, ग्रुप 17 तक ही आपके हेलोजन तक ही डिस्कवरी हुई थी। हालांकि उस समय ग्रुप 17 नाम भी नहीं था, कुछ और नाम था। ठीक है, देखिए तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सरगम अपनी, है ना, फिर उसके नीचे एलिमेंट लिखेंगे। स्टार्ट करिए लिखना। सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा पाधा नीसा, ऐसे ही 8वां आ जाए। अब देखो आपको ट्रिक बता दें पहले कि कैसे आपको, है ना, अभी 8वां एलिमेंट आप यहाँ लिखो या नहीं लिखो उससे कोई नहीं है, वो 8वां यहीं से हो जाता है। अब हम आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दें कैसे आपको। पहला ग्रुप याद है, हेलिना की रख से फरियाद, तो उस वाले में से है को नहीं लिखना है और लीना का लिख लेना है, सिर्फ लीना का। ठीक है, उनका ऑक्टेव बनाने की ट्रिक बता रहे हैं आपको, उन्होंने ऐसे नहीं बनाया था लेकिन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हेलिना की रख से फरियाद याद है, तो सिर्फ लीना की लिखना है। फिर इसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर याद है ना, तो आपको इसमें से बेटा मांगी कार तक ही लिखना है। बेटा मांगी कार, आपको पता है इसका मास कितना होता है? ठीक है, तो यहीं तक वो अरेंज कर पाए थे बेटा मांगे। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है ना। ग्रुप 13 में बैगन आलू गाजर इंथेला है ना, तो आपको सिर्फ बैगन आलू ही लिखना है और कुछ ही लिखना है। बैगन आलू 2 ही लिखने हैं अब, बैगन आलू। ठीक है, बैगन आलू। फिर इसके बाद क्या है हमारा, काशी जी संत प्रभु, है ना, तो सिर्फ आपको काशी बस लिखना है, काशी। ट्रिक से याद करा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या था, नापास सब विस्मित, तो आपको सिर्फ नापास ही लिखना है, नापास, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। ठीक है ना। इसके बाद क्या था, ओस से टीपू, तो सिर्फ आपको कितना लिखना है, ओस लिखना है। ठीक है ना, ओस से टीपू। फिर क्या था, फसल वेराइट, तो सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन लिखना है, आगे का नहीं लिखना है। अब देखो इनका म्यूजिकल, ये आपका इनका फोर्टी। ठीक है, ये इनका था इतना अरेंजमेंट, सिर्फ अप टू 40 तक ही अरेंज कर पाए थे। अब देखो काउंट करो, ये फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां, तो 8वें नंबर का जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज कैसे है, फर्स्ट के जैसी। इसलिए किस में रखे गए, सेम ग्रुप में। जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स रखे गए उनकी प्रॉपर्टीज आपस में कैसी होती है, सेम होती है। उसके रीजन हम बताएंगे क्यों होती है, बहुत जल्दी हम वहाँ पर पूछेंगे। अब जैसे हम इसको काउंट कर लें तो पक्का है जो मैग्नीशियम इसके नीचे आया है वो कौन से नंबर का एलिमेंट होगा, 8वें नंबर का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपका कहना होगा सर इनर्ट गैसेस क्यों नहीं लिखी यहाँ पर, उस समय इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ध्यान रखिएगा इनर्ट गैसेस की। और इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी होने के बाद क्या हुआ था वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले अरेंजमेंट याद हो जाएगा ये, है ना। व्हेन लाइटर एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक मास 40 आज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ये 7 ये 9 आपका, 11 ये 12 ये 14 ये 16 ये आपका 9 इसका हो जाएगा आपका 9 18 इसका 19 आपका एटॉमिक मास, और इसका 23 इसका 24 इसका 27 सिलिकॉन का 30, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और इसका 39 और इसका 40। तो कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो हर 8वां एलिमेंट कैसा हो रहा है, पहले का जैसा। किसके प्रॉपर्टी, ट्रिक आप लोगों जिनको पीरियोडिक टेबल याद उनके लिए लिखना है, सरल है। लीना की, बेटा मैं कालसूटा, बैगन आलू का काशी जी, नाइट्रोजन फाहो, ओस से टीबो, फ्लोरीन क्लोरीन। लिखो जल्दी से इसको।
हो गया, चले आएंगे, हो गया। अब इसमें इसकी थोड़ी सी हम डीमेरिट्स देख लेते हैं, लिमिटेशन देख लेते हैं क्या थी। पहली डीमेरिट्स थी कि अप टू एटॉमिक मास 40 एलिमेंट्स कैन अरेंज बाय दिस म्यूजिकल अकॉर्डिंग टू म्यूजिकल ऑक्टेट या म्यूजिकल स्केल। कहाँ तक अरेंज कर पाए थे? 40। और मान लो अगर इनर्ट गैसेस की, जिस समय इनर्ट गैसेस की आपकी डिस्कवरी हो गई थी, तो हीलियम, नियोन, आर्गन नेक्स्ट यहीं आने वाले हैं आपकी, तो इनका पूरा ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया। चेक करिए, अब ये 8वें नंबर पे नहीं आएगा। क्लियर दिख रहा है हमें? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इनका इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी होने के बाद ये पूरा जो इनका अरेंजमेंट था वो अपनी वैलिडिटी क्या कर चुका था? लॉस कर चुका था। कि जैसे ही इनर्ट गैसेस को अरेंज किया, ये पूरा जो ऑक्टेव था इनने जो म्यूजिकल स्केल के बेस में दिया था कि 8वां वर्ड सिमिलर टू 8th वर्ड सिमिलर टू फर्स्ट वन, वो अपनी वैलिडिटी क्या कर चुका था? लॉस कर चुका था। क्योंकि अब वो 8वां नहीं आ रहा, वो 9वां आ रहा है। और स्वर तो हम ऐसे अरेंज नहीं कर सकते ना। तो बात समझ में आ गई? तो इसमें लिखिए डीमेरिट्स। क्या डीमेरिट्स थी इनकी? तो डीमेरिट्स लिखिए, डीमेरिट्स। क्या डीमेरिट्स थी इनकी? तो फर्स्ट डीमेरिट इनकी ये थी, only few elements that is up to atomic masses 40 could arrange by this method. Only few elements up to atomic masses 40 could arrange by this method. क्लियर है बात? ठीक है। सेकेंड देखिए इनकी टीम में, the arrangement lost its validity after the discovery of inert gases. After the discovery of क्लियर है न्यूलैंड ऑक्टेव्स? सर उसमें सिमिलैरिटी है तो मतलब 8 से सिमिलैरिटी में क्या मतलब एटॉमिक सिमिलरिटी में यहाँ सीधा मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज से। कि मतलब जिस पे जैसे हम बात करें कि बेरिलियम का ऑक्साइड होता है BeO, तो मैग्नीशियम भी ऐसा ही ऑक्साइड बनाता है MgO। तो केमिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए सिमिलर नहीं होती क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे। तो इस बेरिलियम से ज़्यादा एटॉमिक मास किसका है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से ज़्यादा किसका? कैल्शियम का। लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम हो जाती है क्योंकि आप लोगों को जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनवाए थे तो हमने कहा था लास्ट में इनका सबका कैसा आता है? सेम। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में। तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे या फिर कोई उन्हीं के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो उतने ही दे रहे हैं उतने ही ले रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन भी कैसी होंगी? सेम ही होंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सेम होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे आप। बहुत ही जल्दी इसका आंसर हम बहुत डिटेल में देंगे आपको, जैसे ही हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। इन सब क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे कि एलिमेंट प्रॉपर्टीज में सेम क्यों हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट की हमें कुछ बिहेवियर पढ़ने पड़ते हैं। एक तो आपने सिमिलैरिटी पढ़ ली ग्रुप में, दूसरा एक आता है एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस बिहेवियर का मतलब होता है ये ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अपने ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से सिमिलर नहीं होती, उसको बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। एक पढ़ोगे आप डायगोनल रिलेशनशिप, तिरछा संबंध कहलाता है। उसमें क्या होता है, एक ग्रुप का एलिमेंट्स दूसरे ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट से डायगोनल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो करता है। तो ये सब चीज़ें हम जब पढ़ाएंगे तो बड़े डिटेल से पढ़ाएंगे।
अभी हम उन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हैंड डालिए, लोथर मेयर अरेंजमेंट। लोथर मेयर्स अरेंजमेंट। लोथर मेयर्स लोथर मेयर्स अरेंजमेंट। ठीक है, देखिए इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, है ना। इनका जो अरेंजमेंट है मोस्ट टिपिकल वन है, बहुत ही टिपिकल अरेंजमेंट है इनका, जो सिर्फ देखने में अच्छा लगता था लेकिन स्टडी के हिसाब से प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। इन्होंने ग्राफ बना दिए, उस ग्राफ में पर्टिकुलर सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्राफ में सिमिलर पोजीशन दे दी। जैसे कि जो आपका ग्रुप फर्स्ट है हेलिना की रफ से फरियाद, उसमें हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी एलिमेंट को कौन सी पोजीशन दी ग्राफ में, पीक पोजीशन, सबसे टॉप की। तो वो ग्राफ अभी हम बना रहे हैं, लेकिन इनके में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा देखिए डोवेरायन ने भी मास के बेस पे अरेंज किया, न्यूलैंड ने भी किसके बेस पे अरेंज किया, मास पे, है ना। इसका जो आपके कुछ दिन में पढ़ने वाले हैं मेंडलीव, उनने भी मास के बेस पे अरेंज किया। मोसले ने किसके बेस पे किया था, एटॉमिक नंबर। और ये जो आपके लोथर मेयर हैं, इनने सबसे अलग तरीके से अरेंजमेंट दिया था। इन्होंने अरेंजमेंट किया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास पे बेस पे। अच्छा देखिए, इन्हें एटॉमिक वॉल्यूम एटम का वॉल्यूम निकाला कैसे था, देखिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं हम, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इन्होंने जो आपका ग्राफ प्लॉट किया था वो एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था। तो एटॉमिक वॉल्यूम इनको पता नहीं था, एटॉमिक मास इनको पता था, और एटॉमिक डेंसिटी, तो हम एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना। तो इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम निकाला कैसे था, है ना। तो सबसे पहले आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है, यही पूछ लिया जाता है कि लोथर मेयर का जो अरेंजमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ किस है, किसकी चीज़ की बेस पे है ना। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पे अरेंज होता है। अब उल्टा कर रहे हैं हम, एटॉमिक वॉल्यूम निकाल रहे हैं, एटॉमिक वॉल्यूम उठा के यहाँ ले आए हम, तो यहाँ से क्या बचा, एटॉमिक मास, क्लियर है। यहाँ से बचा एटॉमिक मास, और नीचे क्या रखनी पड़ेगी हमें, एटॉमिक डेंसिटी, है ना। देखिए हम जानते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर एटम की डेंसिटी होगी तो एटम का ही मास होगा, एटम का ही वॉल्यूम। तो इसी फॉर्मूले से हमने जब वॉल्यूम एटम का रखा तो मास भी किसका रखना पड़ेगा, एटम का, और डेंसिटी भी किसकी रखनी पड़ेगी, एटम की। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक डेंसिटी से इन्होंने क्या निकाला था, एटॉमिक वॉल्यूम। में पता होना चाहिए कि इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकाला था, बाय डिवाइडिंग एटॉमिक मास विथ एटॉमिक डेंसिटी, इससे इन्हें वॉल्यूम। और इनका ग्राफ किसके बीच में, ये बड़े ध्यान रखना है, इनका ग्राफ है एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, इनके बीच में ही ग्राफ। चलिए इतना लिखिए, पहले हाईलाइट रखिए इस पॉइंट को कि इन दोनों के बीच में इनने ग्राफ बनाया था, नोट करिए फर्स्ट, इतनी बातें नोट करिए। डेंसिटी कैसे पता थी? डेंसिटी पहले से डिफाइन थी उनको, ये इनमें से हम कोई भी चीज़ पता, इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है ना, तो एक्सपेरिमेंटली डेंसिटी उनको पता थी। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप अपने मन से निकाल सकते हो, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो उनके पास था तो उनने ऐसा ऐसा सेट करके ऐसा निकाला आपका। हाँ, हम इतना जरूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी डेंसिटी कम है और किसकी ज़्यादा। जो जितना हैवी होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा ध्यान रखिए कि कोई हैवी भी है लेकिन उसके अंदर एयर की स्पेस बनी हुई है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आइस, आइस की डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम, जबकि वो सॉलिड है ना। चलिए तो इसमें लिखेंगे इसमें लिखिए, he plotted
he plotted graph between atomic volume and atomic mass of the elements। फुल स्टॉप लगाइए। इन ग्राफ elements of similar properties have similar position। In graph elements of similar properties have similar position। देखिए इन्होंने ग्राफ किसके बीच में प्लॉटेड किया था? बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। और उस ग्राफ की खास बात क्या थी? उसमें एक सी पोजीशन दी गई थी उन एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या है? सेम है। इन ग्राफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव सिमिलर पोजीशन। कैसी पोजीशन उनके पास? सिमिलर है। तो देखिए अब इनका ग्राफ बनाते हैं हम और साथ में लिखते भी जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो देखते हैं इनका ग्राफ, ठीक है? तो किसके बीच में था ग्राफ? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बीच में आपका ग्राफ था। एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, ठीक है? तो देखिए इनका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गई इनकी पीक पोजीशन, पीक पॉइंट सबसे ऊपर का। ये हो गए इनके ट्रॉफ, ये हो गई असेंडिंग पोजीशन और ये हो गई डिसेंडिंग पोजीशन, ठीक है? तो ये ग्राफ बनाइए आप लोग और फिर हम साथ में इसमें कुछ लिखते चलेंगे। हाँ यही बनाना है बेटा, हमें बार बार बनाने में अच्छा लगता है। ऐसे कितने भी बना लो फास्ट, गिनना नहीं है, काउंटिंग करना है, जल्दी से बना लो फास्ट। तो पॉइंट फर्स्ट लिखना है, पहले ग्राफ बना लो जल्दी से, लाइन खींच लो। कोई इसमें ड्राइंग नहीं है, वैसे आपको पीक पॉइंट बढ़ाते जाने हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा अरेंजमेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब आप लोग कम से कम आज से एक चीज़ पता कर लीजिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव उनको कहा जाएगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे उन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं? वो हैं आपके ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स,
लीना की तरफ से फरियाद, हाइड्रोजन को नहीं देखना है, लीना की तरफ से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांथियम। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे आपके, जो आप हाइड्रोजन को नहीं देखना है, जैसे कि लीना की तरफ से फरियाद, है ना, ये वाले आपके, इनको कहाँ रखा गया था, पीक पोजीशन। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैव peak position in graph, पीक पोजीशन, है ना। तो कौन सी पोजीशन मिली थी इनको, पीक पोजीशन मिली थी, ये वाली पोजीशन। क्या रखा है यहाँ पर, लिथियम, क्या रखा है यहाँ पर, सोडियम, क्या रखा है यहाँ पर, पोटेशियम, लीना की तरफ से फरियाद, क्या रखा है यहाँ पर, रुबिडियम, और ये क्या रखा, सीरियम, फ्रांस, लीना की तरफ से फरियाद, जो पीक पोजीशन पाई थी उनने। अगर हैव नहीं लिखना आपको तो आप ऑक्यूपाई भी लिख सकते हो, जौन सा वर्ड आपको अच्छा लगे। हाँ नहीं, फ्रांसियम को नहीं लिखना है। ये कोई ऐसा ग्राफ नहीं है, ये इसको आपको रटना है, ये बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। आपके दिमाग में कम से कम इतना तो पता चल जाए कि ग्राफ किसके बेस में बना था और कहाँ किसको अरेंज किया था। एक सिंपल सा व्यू रखना है आपको ना। फिर हमारा जो मेन एम होना है वो मेंडलीव की, और उससे भी बड़ा जो एम होना है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, less electropositive elements less electropositive elements ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करते हैं, फर्स्ट ग्रुप, और उनसे कम कौन डोनेट करते हैं, सेकंड ग्रुप। वो सब आपको पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। ये चैप्टर एंड होते होते आपको हर एक क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो अभी हम उतना उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सीधे बात कर रहे हैं। तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे हमारे, जो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कुछ एग्जाम्पल, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम, रेडियम, है ना। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स occupy descending descending position in graph, ऑक्यूपाई, डिसेंडिंग मतलब गिरती हुई नीचे की तरफ। तो डिसेंडिंग पोजीशन देख लें हम, ये है आपकी क्या, डिसेंडिंग पोजीशन। तो यहाँ पर क्या रख दें हम, बेरिलियम, फिर डिसेंडिंग पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है, क्या रख दें यहाँ पर, मैग्नीशियम, फिर डिसेंडिंग पोजीशन क्या है, यहाँ पर। तो यहाँ क्या रख दें हम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर किसको रख दें हम, स्ट्रोंटियम को, बस रेडियो एक्टिव को नहीं रखना है, ठीक है। बेरियम को रख सकते हो ना। इसके बाद क्या आता है आपका, क्या आता है, बेरियम आता है ना। डिसेंडिंग पोजीशन इन ग्राफ। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की थी, पीक पोजीशन। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ने कौन सी पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन, है ना। अब आएंगे आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन को दिया तो पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज,
कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज ही को तो ले रहे हैं, तो उन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन से ताकतवर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, ध्यान देखिएगा, उनका नाम है हैलोजेंस। वो कौन है, हैलोजेंस। ग्रुप 17, फसल, ब्राइट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। जिसको ट्रिक नहीं पता, बेस हम इसमें आने ही वाले हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल आपके साथ फिर से हम बनाएंगे ट्रिक के साथ, है ना। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, थर्ड पॉइंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव elements occupy ascending position in graph, है ना। ये आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो थे वो थे आपके ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजीशन इन ग्राफ, असेंडिंग पोजीशन पाई थी इनने ग्राफ में, ठीक है। तो हम यहाँ से बना देते हैं, आप यहाँ से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना, क्योंकि इनका एक्चुअल ग्राफ बनाना बहुत ही टिपिकल है। हाँ, लेकिन हमें जो पोजीशन बता रहे हैं बिल्कुल उनकी फिक्स पोजीशन है, तो ठीक है, हम यहाँ से बना देते हैं इनकी पोजीशन। ये देखिए, यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन है, असेंडिंग। तो फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। वैसे आयोडीन तक जाना है, एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है। वहाँ से भी कर सकते हो बेटा, कहीं से भी कर सकते हो, वैसे आपको इतना पता होना चाहिए, इतना इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहाँ पर, पीक, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहाँ, डिसेंडिंग, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ, असेंडिंग। ये मेन पोजीशन है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये मेन चीज़ है यहाँ पर, है ना। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। लास्ट जो थे आपके ट्रांजिशन मेटल्स, जो लास्ट आपके थे ट्रांजिशन मेटल्स किन्हें कहते हैं पता है आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बाय दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो भी हम चर्चा करेंगे। उनको रखा था ट्रॉप में, ट्रॉप मतलब नीचे का, जे बॉटम, है ना, सबसे नीचे। तो लास्ट पॉइंट और लिखिए, फोर्थ नंबर का पॉइंट नंबर 4, ट्रांजिशन elements occupy top position in graph. Transition elements occupy टॉप पोजीशन इन ग्राफ, है ना। तो कुछ कहीं पर बना देते हैं जिसमें आपको ध्यान रखे, जैसे कि यहाँ बना दे आयरन, है ना, और कौन है, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गए, क्रोम, मैग्नीज हो गए। कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पोजीशन टॉप पे दिखा दो आप। अब आपको हम एक चीज़ बता दें, ये बहुत ही टिपिकल ग्राफ है इनका, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है इनका। तो इसमें बिल्कुल फिक्स पोजीशन देना, तो अगर आपके सामने बिल्कुल उनका ग्राफ रख दिया जाए तो भी फिक्स पोजीशन देना इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कहाँ कौन थी आपकी। असेंडिंग पोजीशन, सॉरी पीक पोजीशन, लीना की रफ से फरियाद, एल्केली मेटल्स कहलाते हैं, ग्रुप फर्स्ट। डिसेंडिंग पोजीशन, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बेटा मांगे कार स्कूटर। असेंडिंग पोजीशन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ट्रॉप पोजीशन,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल बन जाएगी। ठीक है, अब इनके जो ड्रॉबैक्स था इनकी का वो यही था, द ग्राफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल टू रिमेंबर, इसको प्रैक्टिकली रिमेंबर रखना क्या था, इम्पॉसिबल था, ये था। तो आपको बस इतना समझ में आया ये क्या था, आपको बताना चाहते थे आखिरकार है क्या अरेंजमेंट। अब हम आते हैं मेनली इसकी पीरियोडिक टेबल में, किसके बीच में बनाया था इनने ग्राफ, मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम इनने कैसे निकाला था, बाय डिवाइडिंग एटॉमिक मास विथ एटॉमिक डेंसिटी। ये इनकी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। डालिए, अब हम आ चुके हैं मेंडलीव्स के पास, है ना, तो डालिए हेडिंग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।